हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए कंटेंट, नए वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीडी लेवल के क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें उन टॉपिक्स के बारे में जानकारी हो, क्योंकि एमसीक्यू में क्या है कि आप केवल एक स्पेसिफिक टॉपिक को ही क्या कर पाओगे या उससे रिलेटेड कुछ ही बातों को जान पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको हर चीज़ की मेथडोलॉजी पता होगी, कैसे आया, क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस रन कर रहे हैं ताकि हर बच्चा बेनिफिशियरी हो सके और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर्स को गेन कर सके। आप वही सबसे पुराना सवाल और कॉमन सवाल, सर ये वीडियोस हमारे एग्ज़ाम के लिए है या नहीं है? तो देखो, एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। और अगर आपने सिलेबस देखा है तो अगर आपके सिलेबस की किसी यूनिट, किसी पार्ट में कहीं पर भी नेशनल इनकम लिखा हुआ है तो ये वीडियोस सभी आपके लिए हैं। और अगर आप इकोनॉमी आपके पास एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये टॉपिक तो आपके लिए है ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ पर पहले हम दो मेथड ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं। पहला मेथड था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा हमारा मेथड था इनकम मेथड, और आज हम तीसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं, और ये जो टॉपिक है ये कैसे जो हमने प्रीवियसली दोनों टॉपिक किए हैं उनसे अलग हैं और किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सोर्स ऑफ मटेरियल जो लिया गया है वो सुभाष दे जी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है ना, उन्हीं का ये पूरा पीपीटी है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिसकी जो मेहनत है ना, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर उसको उसके नाम से ही इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एफर्ट हर कोई व्यक्ति करता है ना। चलिए खैर, उनके माध्यम से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती हैं, है ना, और मिली हैं। मतलब मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा है उनकी बुक्स पढ़ के, तो अच्छी बुक्स हैं, आप चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। मतलब ये कोई प्रमोशनल नहीं है, लेकिन बस अच्छी लगती हैं मुझे उनकी बुक्स को पढ़ना। एक जो आपने भी देखा होगा, ये जो पीपीटी लेकर के आ रहे हैं वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है चीज़ों को एलोबरेट किया हुआ है ना। क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है तो मैं खुद नहीं प्रिपेयर कर पाया हूँ, तो इसीलिए इन्हीं की हेल्प ली गई है ना। चलिए खैर शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर आप पहली बार जुड़े हो, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर आगे हम लोग सीधा जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे बिना किसी बात के। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप प्रीवियस में जो हमने टॉपिक से डिस्कस किए हैं उन टॉपिक्स को आप पहले कवर कर लें, ताकि आपको इन्हें समझने में, ये वाला टॉपिक समझने में क्या हो, आसानी हो। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वरना तो आपको वीडियो के लास्ट में स्वाइप कर दीजिए, लास्ट तक ले, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर माने कितना खर्च हो रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जितना पैसा खर्च होता है, जितना भी कंजम्पशन हो रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उन सबों को मिला करके क्या बोला जाता है, जीडीपी एमपी बोला जाता
है ना। तो एक्सपेंडिचर क्या है, जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्या है मेरा एक्सपेंडिचर। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। तो अब जब हम इसमें आगे बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे समझ में आती हैं। एक तो फाइनल एक्सपेंडिचर है। फाइनल एक्सपेंडिचर जो भी हम अपनी किसी भी जो फाइनल गुड्स हैं हमारी या सर्विसेज हैं उन पर जो भी उन पर खर्चा हो रहा है, किसके अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स पर फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मशीन एक्वायर करना, कोई एसेट एक्वायर करना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है। एक होता है हमारा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई है, जो खर्चा मेरा हुआ है, वो क्या है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है ना। देखिए स्क्रीन पर जो आपको पीपीटी शो हो रही है बेशक इंग्लिश में है, लेकिन सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी हिंदी में है। तो अपने माइंड पर यह बोझ ना डालें कि इंग्लिश में है कैसे समझ में आएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो केवल मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मैंने कहा फाइनल एक्सपेंडिचर, आंख बंद कर लो, देखो ही मत। फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कोई भी फाइनल गुड्स जो एंड यूज़र के पास हैं, जिसके बाद उनका उपयोग नहीं किया जाने वाला है, उनके द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और अगर आप कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं तो उस पर अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और अगर आप किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चा कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट पर जो खर्चा कर रहे हैं, है ना, उनको वो क्या कहलाएंगे, हमारे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई है 3 टर्म। आगे बढ़ते हैं। इसके मेन कंपोनेंट क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो इसमें बेसिकली ना हम 4 चीज़ों को शामिल करते हैं। कितनी चीज़ों को शामिल करते हैं, 4 चीज़ों को हम शामिल करते हैं। सबसे पहले हम किसको शामिल करेंगे, सबसे पहले हम शामिल करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब एक हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है, एक हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड। एक व्यक्ति या पूरे भारत में जितने भी लोग हैं वो अपने ऊपर, अपनी फैमिली की ज़रूरतों के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे कोई अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है ना, कोई सब्ज़ी खरीदने के लिए जा रहा है ना, कोई ट्यूशन फीस पे कर रहा है ना, कोई बुटीक या पार्लर का पेमेंट कर रहा है ना, कोई गाड़ियाँ खरीद रहा है अपने घर के लिए ना, कोई बच्चों के लिए टॉयज़ खरीद रहा है ना, कोई क्या कर रहा है, कोई स्कूल फीस भर रहा है। तो ये जितने भी खर्चे हैं ये किसके लिए हैं, ये इंडिविजुअली अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। तो वो सारे खर्चे जो भी व्यक्ति अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इकोनॉमी के अंदर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर कहानी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, डिफेंस पर, कम्युनिकेशन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, ब्रिज, डैम, रोड, स्कूल्स, ये और बहुत सारी चीज़ें जो सरकार के नियंत्रण में है और सरकार उनमें लगातार क्या करती रहती है, सुधार करती रहती है
तो उसमें सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, उसमें सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है वो क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे उसको? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दो चीज़ें हो गई, एक तो व्यक्ति मैं अपनी खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ, एक गवर्नमेंट सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही है, और एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपने मान के चलिए कोई एक किसान है ना, किसान ने क्या किया, एक ट्रैक्टर खरीदा है ना, टैक्सी ड्राइवर ने एक टैक्सी खरीदी है ना, या किसी फर्म ने कोई मशीन खरीदी, बात समझ में आ रही है, या एक जो आइसक्रीम पार्लर है उसने फ्रिज खरीदा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रिज तो आपके घर में भी है, गाड़ी तो आपके घर में भी है ना, ट्रैक्टर तो आपके घर में भी हो सकता है ना। तो आप क्या इन्हें कैपिटल कंजम्पशन मानेंगे? नहीं, क्योंकि उनका यूज़ आपके खुद के व्यक्तिगत कामों के लिए हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर एक मैं गाड़ी खरीदता हूँ और मैं उसका यूज़ एज अ टैक्सी के लिए करता हूँ, तो उससे मैं पैसा जनरेट करूँगा। तो ऐसी कोई भी गुड्स या कोई भी कॉमोडिटी या कोई भी वस्तु जिसका यूज़ करके है ना, जिसका यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा जनरेट कर रहा हूँ, मनी जनरेट कर रहा हूँ, वो मेरा कैपिटल फॉर्मेशन की कैटेगरी में आ जाता है। किस में आ जाता है? वो मेरा कैपिटल फॉर्मेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो एक तो इसमें नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, तो वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट चेंज में क्लोजिंग माइनस हो। तो एक तो ये फॉर्मूला है इसका, ये भी याद रखना, और इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा, ये भी याद रखना। इसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कितना माल बेचा विदेश में और विदेश से कितना माल निकल करके आया। तो यहाँ पर हमारी चार चीज़ें आ गई। कौन कौन सी? GDP-MP। GDP-MP का फॉर्मूला क्या हो गया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट या X माइनस M। ये चार एलिमेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और यही चारों एलिमेंट आपको हेल्प करेंगे जानने के लिए। अब वापस से हमें क्या करना है? NNPFC निकालना है, और हमें दिया क्या होगा? GDP-MP दिया हुआ होगा। GDP-MP निकलेगा ना उससे। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करते हैं तो क्या निकल करके आता है? GDP-MP। उसमें क्या निकल करके आया था? उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, उधर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना अपने को ध्यान में रखनी, यहीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है। अब देखो ग्रॉस को किस में कन्वर्ट, अच्छा देखो यहाँ पर ना बड़े बच्चे हैं वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और बड़ी गलतियाँ करते हैं। आपको यहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, आपको यहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है। हमें जो यहाँ पर लिखा है हमें उसे कन्वर्ट करना है जो यहाँ पर लिखा है उसमें। इसका मतलब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। फिर ये क्या है? डीपी है, ये क्या है? एनपी है। तो डीपी को किस में कन्वर्ट करना है? डी से एन पर जाना है, तो बढ़ना है तो प्लस हो गया, और डीपी से एनपी में कन्वर्ट करने के लिए हम NFIA क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यहाँ पर क्या है? MP, यहाँ पर क्या है? FC। तो M पहले आता है कि F पहले आता है? सर F पहले आता है, तो M से F पर जा रहे हैं, मतलब माइनस NIT। NIT का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये भी एक हो सकता है। क्लियर है कहानी? किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। कन्वर्जन हमने पहले भी सीखा हुआ है, तो प्रीवियस वीडियोस देखना ज़रूरी है।
क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड नहीं करना है। इनकम मेथड में भी हमने ये वाली बात पढ़ी थी, बस इतना ध्यान में रखना। सेकेंड हैंड गुड्स को कंसीडर नहीं करना है और ना ही फाइनेंशियल एसेट्स को कंसीडर करना है। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं होंगे, जैसे डोनेशन, चैरिटी, ये तो किसी में कंसीडर होते ही नहीं। सेल्फ यूज फॉर ऑन प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट कंसीडर किए जाएंगे, है ना। इम्प्यूटेड, इनको क्या बोला जाता है, इनको इम्प्यूटेड बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखना। कई बार पूछ लेता है कि इसको क्या बोला जाता है, इसको इम्प्यूटेड बोला जाता है। तो ये चार चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या चीज़ इंक्लूड होगी और क्या इंक्लूड नहीं होगा, अब अपन वो चीज़ें समझ लेते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे लिए चीज़ों को समझना और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बोलो यस और नो, क्लियर है कहानी। तो अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है और आपके चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका एडवांटेज उठा सके। क्लियर है बात। चलिए अब एक समरी के बेस पर समझ लेते हैं कि किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है ना। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यस। परचेज अब क्यों करना है, इट डजंट मैटर फॉर अस, है ना। हमें क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा कि ये इंक्लूडेड है या नहीं है। क्यों इंक्लूडेड है क्यों नहीं है, तो कोई थ्योरेटिकल तो आएगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देख लेना, जो बच्चों की एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, फैमिली पर खर्च हो रहा है, बुक्स खरीदने पर खर्च हो रहा है, क्या उसको हम कंसीडर करेंगे, यस। क्या हाउस होल्ड के द्वारा, मतलब घर के द्वारा कोई कार खरीदी जा रही है, उसको कंसीडर करेंगे, यस। फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट, यस, खर्चा हो रहा है ना उसके लिए। तो एक्सपेंडिचर ऑन फ्री सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के द्वारा कोई फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे एजुकेशनल सर्विस हो सकती है, मेडिकल सर्विस हो सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, तो वो तो कंसिडर हो गया। सरकार का तो खर्चा हो ही रहा है ना उस पर, आपको ही तो फ्री मिल रहा है, लेकिन सरकार तो उस पर खर्चा कर ही रही है ना। समझ में आ गया ये वाली बात। परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर, यस। परचेज ऑफ टैक्सी, यस, ये अभी हमने पढ़ा था। अगर कोई मशीन या रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है, यस, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमारी फर्म कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस बाय एन इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग फ्लोर टू द बिल्डिंग, ये कई बार देखा गया है, तो ये शामिल होता है, इसको नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। और कई बार ये जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में अकाउंटेंसी के में पूछ लिया जाता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कमेंट करके बताना ज़रा क्या है। एडिशन टू द मशीनरी, यस। एडिशन टू द कैपिटल, यस। परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, यस, खर्चा कर रहा है। परचेज ऑफ सेकेंड, नो। परचेज ऑन फर्टिलाइजर बाय अ फार्मर, एक्सपेंडिचर, नो, क्योंकि क्या इंटरमीडिएट है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय स्कूल, नहीं, इंटरमीडिएट है। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल, नो, क्योंकि इंटरमीडिएट है। नर्सेज इंटरमीडिएट कंसिडर। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन, इंटरमीडिएट है। एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो, इंटरमीडिएट है। फीस टू अ मशीन पेड बाय फर्म, इंटरमीडिएट है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री तो इंटरमीडिएट है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस क्या है, इंटरमीडिएट है। अच्छा, आप अब एक दो चीज़ें पॉइंट और देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, इंटरमीडिएट है। परचेज ऑफ बॉन्ड्स बाय अ डोमेस्टिक क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। तो मैंने पीछे आपको ना कुछ चीज़ें लिखवाई थी,
जिन जिन चीज़ों को, एक तो हमें क्या नहीं करना है, एक तो हमें इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं कंसिडर करने हैं, दूसरा क्या है, हमें सेकेंड हैंड गुड्स और फाइनेंशियल एसेट कंसिडर नहीं करनी है, हमें ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं करना है, और हमें इम्प्यूटेड वैल्यू को ऐड ऑन। अगर ये 4 चीज़ें आपके समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपका ये टॉपिक हो गया। वैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 ही मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और ये तीनों वीडियोस जो हैं हम ऑलरेडी से आज डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले ये वीडियोस देखिए, सीक्वेंस में इन वीडियोस को देखिएगा, ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि जिन्होंने स्टार्टिंग से ये सारे वीडियोस देखे हैं उनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल आसान रहा होगा, इसलिए ये आज थोड़ा कंपैरेटिवली जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं लगी। मुझे लगता है कि आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये कंसिडर क्यों हुआ है और ये कंसिडर क्यों नहीं हुआ है। इन शॉर्ट अगर मैं एक समरी में कह दूँ, केवल फैक्टर इनकम और फैक्टर एक्सपेंडिचर ही जो है शामिल किए जाते हैं, इंटरमीडिएट या ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर और इनकम कंसिडर नहीं की जाती हैं। तो आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और अगर आपने कुछ भी नया सीखा है आज वीडियो में तो वीडियो को लाइक किए बिना आप नहीं जाएंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी नोइंग हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि ज़्यादा लोग एडवांटेज ले सकें। मिलेंगे कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ जहाँ पर हम बात करेंगे GDP और वेलफेयर के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।